नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार वापस TLM अकेडमी में बहुत 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 स्वागत है। मैं आपका दोस्त महादेव बाहिती और हम लोग पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट 2030। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन देख ली थी, कुछ फीचर्स देख लिए थे कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का और कंपनी के मेंबर्स का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो भी प्रॉपर्टी ऑन करेगी, वो सब अपने नाम पर करेगी, उसके लिए मेंबर्स को कोई अधिकार नहीं है या मेंबर्स लायबल भी नहीं है। हम लोगों ने बेसिकली कंपनी का डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स डिस्कस कर लिए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट विल, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल, या हम कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोल सकते हैं। ये कॉर्पोरेट विल क्या है? ये कंपनी है और ये उधर उसके मेंबर्स हैं। देखो, एक बात मैं एडिशनली आपको बताऊंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। एवरी शेयर होल्डर इज member, but every member is not shareholder। अब समझिएगा बहुत सिंपल शब्दों में, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है। हाँ, एक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी बनाई जा सकती है। इन दैट केस देयर विल बी नो शेयर होल्डर, वहां कोई शेयर होल्डर नहीं होगा, लेकिन मेंबर तो होगा। यानी जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स हैं, उस कंपनी का जो शेयर होल्डर है वही कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर को हम मेंबर कहेंगे। बट एक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल बनाई जा सकती है। जब कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है तो कंपनी के शेयर्स इशू ही नहीं होंगे, और जब शेयर्स इशू ही नहीं होंगे तो वहां पे कोई शेयर होल्डर नहीं होगा। लेकिन उसका जो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाया गया है उसमें कुछ लोगों का नाम एज ए सब्सक्राइबर मेंशन्ड होगा, जो कि बाद में मेंबर्स कहलाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो मेंबर्स, शेयर होल्डर नहीं है, वो मेंबर्स हैं। चलिए, तो हम लोग जब मेंबर या शेयर होल्डर बोलते हैं, जनरली एक ही बात है, क्योंकि जनरली हम उसी कंपनी की बात करते हैं जिसमें शेयर कैपिटल होता है। तो मेंबर और शेयर होल्डर दोनों वर्ड के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन जनरल बोथ आर सेम। विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी एक एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा होता नहीं है। चलिए, ये कंपनी के मेंबर्स हैं। कंपनी के ये लोग क्या हैं? मेंबर्स हैं। हमने कहा था इन लोगों ने मिलके जो पहले सब्सक्राइबर बने मेमोरेंडम पर, उसके बाद उनको हमने प्रमोटर भी बोला, और फिर हमने कहा फाइनली जब कंपनी बन जाती है तो शेयर होल्डर बन जाते हैं, उनमें से कुछ एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हैं। दे ऑल आर द कंपोजिशन ऑफ कंपनी, या दे ऑल कंपोज द कंपनी, वो कंपनी को बनाते हैं टेक्निकली। लेकिन कंपनी की इनसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा होगा। कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा होगा, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी के किसी भी राइट या असेट्स पर शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, दैट इज ओके। पर किसी भी राइट या एसेट्स पर शेयर होल्डर का डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं होगा। और कंपनी की किसी भी लाइबिलिटी, कंपनी की किसी भी लाइबिलिटी या कंपनी कोई ड्यूटी है, कोई ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे। यानी कंपनी और शेयर होल्डर में ऐसा है, भाई शेयर होल्डर कंपनी को बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब तेरा तू जाने यार, मेरा क्या करना। अगर कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, कंपनी का कोई थर्ड पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट था और कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो थर्ड पर्सन वो किसको शू करेगा, किस पे केस फाइल करेगा? मेंबर्स पे कि कंपनी पे? ऑब्वियसली कंपनी पे। उसमें जो पनिशमेंट मिलनी है, जो जो
फाइन्स वगैरह लगने वो किस पे लगने हैं? कंपनी पे। क्या मेंबर्स या शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कंपनी जाने उसका काम जाने। यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है, कंपनी इधर है, मेंबर उधर है। जिसका कंपनी से लेना देना है वो पर्दे के इधर रहकर कंपनी से बात करे, कंपनी से ट्रांजैक्शन करे, कंपनी पे केस फाइल करे, कंपनी को लायबल ठहराए, कंपनी पर फाइन पेनल्टी भी क्लेम करे, लेकिन कंपनी पे करे, पर्दे के उस तरफ जो मेंबर बैठे हैं उनको परेशान ना करे। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ये। सेपरेट लीगल एंटिटी के इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास एक केस लॉ और है। यानी कॉर्पोरेट विल जो है टेक्निकली ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला ही कंसेप्ट है। उसी को अदर वर्ड्स में हम कह रहे हैं कि भैया बीच में एक पर्दा है। तो ये जो पर्दा बीच में बताया, इधर कंपनी है, इधर शेयर होल्डर्स है। टेक्निकली ये पर्दा क्या बताता है कि भैया हम सेपरेट कर रहे हैं। किस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं? लीगल एंटिटी को। यानी कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, एक अलग एग्जिस्टेंस है। The term corporate will refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to the company's action। यानी कंपनी के किसी भी एक्शन के लिए, कंपनी के किसी भी काम के लिए जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी उससे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बचेंगे, वो अलग होंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, ये बोला गया है। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉज, कंपनी कोई डेट इनकर करती है, लोन वगैरह ले लेती है या किसी लॉ को तोड़ती है, कॉन्ट्रावेंशन करती है, the corporate will concept implies that members should not be liable for these errors। इन गलतियों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होंगे, जो कंपनी है वो जिम्मेदार है, वो फाइन पेनल्टी पे करे। इन अदर वर्ड्स दे इंजॉयज कॉर्पोरेट इंसुलेशन। इंसुलेशन का बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में मतलब होता है, इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट विल जो है वो टेक्निकली एक इंसुलेटर है जो लाइबिलिटी को रोक देती है। कंपनी की लाइबिलिटी शेयर होल्डर की तरफ जाएगी तो बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट विल का इंसुलेटर लगा हुआ है जो उस लाइबिलिटी को रोक देगा, वो लाइबिलिटी मेंबर तक नहीं जाने देगा। बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी की बात चल रही है यहाँ पे। सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस लॉ आपको बताया गया है। ये केस लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आपके सिलेबस में ये पहले कहीं आया हुआ है, आप याद करने की कोशिश करें। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी पूरा वापस केस लॉ समझा देता हूँ। केस लॉ कुछ ऐसे है भैया, ये एक एस है, ये प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस कैरी कर रहा, फिर इसने अपना बिजनेस पूरा का पूरा एक कंपनी को भेज दिया। इसने बनाई एस लिमिटेड, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। पूरा बिजनेस इसको सेल कर दिया, बदले में इस बिजनेस से शेयर्स इशू कराए। शेयर्स मान लो ये 40,000 का बिजनेस था सपोज तो 20,000 रुपए के शेयर्स ले लिए, एक रुपए का एक शेयर, 20,000 शेयर ले लिए, और डिबेंचर्स ले लिए 10,000 रुपए के, वो भी सिक्योर्ड। डिबेंचर ले लिए 10,000 रुपए के, वो भी सिक्योर्ड। इसकी फैमिली में 6 मेंबर्स, वाइफ और 5 बच्चे। एक वाइफ थी, वाइफ एक ही थी, 5 बच्चे थे। उन सबके नाम पर मान लो 1 शेयर ले लिया और बाकी का पैसा कैश ले लिया। बिजनेस में जो कैश होगा ना, कंपनी के नाम पे जब ट्रांसफर किया पूरा बिजनेस, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट वगैरह में होगा, वो उसने अपने पर्सनल ले लिया, बिजनेस से निकाल लिया कि भैया ठीक है ये हम ले रहे हैं। अब इस सिचुएशन देखो, कंपनी की 99.99% शेयर होल्डिंग टेक्निकली एस लिमिटेड के पास है और बाकी उसकी वाइफ और उसके बच्चों के पास है। और वही एस लिमिटेड जो कि दिखने में कंपनी का मालिक दिख रहा है, वो कंपनी का डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। उसने कंपनी को लोन दे रखा है, डिबेंचर इशू कर रखे हैं एक तरीके से कंपनी ने उसके लिए 10,000 रुपए के। बिजनेस चलता रहा और धीरे धीरे डिप्रेशन आया, मंदी आई और मंदी का शिकार होकर बिजनेस बर्बाद हो गया। जब बिजनेस बर्बाद हुआ तो उस समय बिजनेस की असेट्स की वैल्यू थी, मान लेते हैं अपन 20,000, ठीक है।
और जो आउटसाइडर थे, आउटसाइड क्रेडिटर्स जो कंपनी से पैसा मांगते थे, जो आउटसाइडर्स थे, उनकी सपोज कर लो वैल्यू थी यहाँ पर 18,000 सपोज, ठीक है ना। मैं अपने मन से वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यूज अलग है, रुपीज़ में भी नहीं है। पहली बात ये, जितने भी केस लॉज यहाँ पे है ना, मैक्सिमम सब यूके के हैं ना, ब्रिटेन के हैं। हमारा लॉ कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर्ड तो है, सारी एक्ट। पुराने वाले कंपनी लॉ भी वहीं से इंस्पायर्ड थे, तो नए वाले भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। और लीजेंडरी केस लॉज वहीं के हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आउटसाइडर ने कहा कि भैया कंपनी बंद हो रही है, कंपनी दिवालिया हो रही है, कंपनी के एसेट्स 20,000 की, हम मांगते 18,000 दे दो। एस लिमिटेड ने मिस्टर सोलोमन ने एस लिमिटेड पर सूट फाइल कर दिया। सूट फाइल किया रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ डिबेंचर्स या डेट अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 जो कि सिक्योर्ड था, बिल्डिंग एसेट्स जो भी थी उसके अगेंस्ट। तो एस ने केस किया कि बोले साहब पहले पैसा मेरे डिबेंचर्स का दिया जाए। आउटसाइडर्स ने कहा कौन से डिबेंचर यार, ये पागल बनाता है, ये तो मालिक है कंपनी का, ये तो मालिक के सारे शेयर्स इसके पास है, एक दो इसने अपनी वाइफ बच्चों को दे रखे, सारे इसके खुद के शेयर्स है, पूरा मालिक ये है। और मालिक ने अगर पैसा लगाया तो ये कोई डिबेंचर थोड़ी है, कोई आउटसाइडर थोड़ी है, हम आउटसाइडर, हमको पैसे पहला मिलेगा, इसको तो बाद में देंगे। जब ये केस गया तो जो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है यूके की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, अपर हाउस होता है, वहाँ पे अल्टीमेट डिसीजंस ऐसे प्रॉब्लमेटिक केस लो उसके लिए जाते हैं, जहाँ कोई बात ऐसी अटक जाए तो, और वो अपने आप में कानून बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर ये कहा गया देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एस एक अलग व्यक्ति है, एस लिमिटेड एक अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्तियों में दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसने शेयर्स खरीद रखे हुए अलग कॉन्ट्रैक्ट है, डिबेंचर्स इशू कर रखी है अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और सिक्योर्ड डिबेंचर्स तो पहले पैसा तो इसी को मिलेगा, यानी 20,000 में से 10,000 पहले किसको मिलेगा, मिस्टर एस को मिलेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। हम देख सकते हैं यहाँ सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, सोलोमन ने केस किया सोलोमन कंपनी लिमिटेड पर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वही मैंने कहा ना, पार्लियामेंट में अपर हाउस है। इसमें जो लॉर्ड मैक नॉटन बैठे थे, ये पूरा वही पॉन्ड में डिसीजन दे रखा है कि इतने रुपए की कंपनी थी, 10,000 के डिबेंचर, 20,000 के शेयर, एक एक शेयर अपने बाकी फैमिली मेंबर को, 4 बेटे, एक बेटी, एक वाइफ जो थे उनको दे दिया। 7,000 रुपये आउटसाइडर्स मांगते थे, 7,000 पाउंड मांगते थे, और वो 7,000 पाउंड भी कंपनी के पास नहीं थे, और वो कह रहा भैया मेरे को मेरे 10,000 पाउंड और चाहिए पहले। तो वो सब इशू जब हुआ तो लॉर्ड मैक नॉटन ने क्या कहा, द कंपनी इज एट लॉ ए डिफरेंट पर्सन ऑल्दो फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं उनसे कंपनी एक अलग पर्सन है, एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइजली द सेम एज इट वाज बिफोर। यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद हो सकता है कंपनी का बिजनेस वही है जो पहले था, तो का बिजनेस पहले था अभी भी वही है, तो मेरे साथ बिजनेस वो का वही हो सकता है। सेम पर्सन कंपनी के मैनेजर हो सकता है, प्रॉफिट भी उन्हीं हाथों में जा रहा था जिनके हाथों में पहले जा रहा था। पहले मिस्टर एस के पास प्रॉफिट जा रहा था प्रोप्राइटरशिप प्रॉफिट के नाम पे, अब मिस्टर एस के पास प्रॉफिट जा रहा है डिविडेंड के नाम पर, प्रॉफिट भी उन्हीं हाथों में जा रहा है जिनके हाथों में पहले जा रहा था। लेकिन द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स और द ट्रस्टीज ऑफ देम। कंपनी अपने सब्सक्राइबर की, अपने मेंबर्स वगैरह, अपने डायरेक्टर्स वगैरह जो ट्रस्टी हो सकते हैं कंपनी के, उनकी एजेंट नहीं है। नॉट द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लाइबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। और जो सब्सक्राइबर होंगे, जो मेंबर होंगे, वो किसी भी तरीके से कंपनी के लिए लाइबल नहीं होंगे, किसी भी शेप, किसी फॉर्म, किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होंगे, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। और एक्ट में अगर कहीं पे मेंबर को, कहीं पे शेयर होल्डर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रखा है तो उतनी लाइबिलिटी तो उनकी बनेगी। इससे गारंटी बाय कंपनी में गारंटी अमाउंट तक की लाइबिलिटी बनती है। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी में जो अनपेड शेयर अमाउंट है वहां तक की लाइबिलिटी बनती है। तो जो लॉ में लिखा हुआ है कि भाई ये लाइबिलिटी बनती है वो तो बनती है, उसके अलावा कहीं पे भी लाइबिलिटी नहीं बनती। नीचे क्या लिखा है इसने, ये डिसीजन नहीं, हमारा कंक्लूजन है नीचे वाला पैराग्राफ। तो thus this case clearly established that company has its own existence and as a result a shareholder cannot be held liable for the acts of the company। कंपनी के एक्ट्स के लिए शेयरहोल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, even though he holds virtually the entire share capital। एक्चुअली उसके पास सारी शेयर कैपिटल हो तो भी नहीं,
द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। जो पूरा का पूरा लॉ है वो इसी बात पर बेस्ड है कि सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। यानी हमने कहा कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के काम के लिए मेंबर को जूते नहीं पड़ सकते, और कभी कभी कुछ लोग कंपनी बनाते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको वो लक्षण, वो काम करने होते हैं जो जूते पड़ने वाले। यानी कुछ लोगों को फर्जीवाड़ा ही करना है, और उस फर्जीवाड़े के लिए वो कंपनी बनाते हैं कि भैया कुछ होगा तो कंपनी जिम्मेदार, हम थोड़ी हैं। यानी मिसयूज करते हैं इस प्रोविजन का, सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज करते हैं। देखो सोलोमन ने मिसयूज नहीं किया, कंपनी बनाई, शेयर डिबेंचर दोनों इशू किए, बिजनेस ईमानदारी से कर रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, बिजनेस डूब गया, उसकी क्या गलती। लेकिन अभी हम देखेंगे कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाती है जहां गवर्नमेंट को लगता है कि यार कंपनी का मतलब बिजनेस का ऑनर भले ही कंपनी है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसी और के हाथों में, और वो कंट्रोल करने वाला मजे ले रहा है, वो मिसयूज कर रहा है। यानी यहां हम देखें, नाउ द क्वेश्चन मे अराइज वेदर दिस कॉर्पोरेट विल पर्सनैलिटी कैन इवन बी लिफ्टेड। कैसे कभी लिफ्ट किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। यानी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी की गलती हो और कोर्ट पर्दा उठाए, बोले कंपनी को छोड़, पर्दे के पीछे से शेयर होल्डर को निकाला, इसका दा दमीड़ बजाया, बोले साले गलती तेरी है, तू पीछे से रस्सी घुमा रहा था और आगे तूने कंपनी के नाम की कठपुतली बना रखी है, पपट बना रखा है, पपट शो कर रहा तो यहाँ पे। यानी जहां गवर्नमेंट को लगे, कोर्ट को ये लगे कि क्लियरली मिसयूज किया जा रहा है और कुछ लोग कंपनी के नाम पर मिसयूज करके मजे ले रहे हैं, तो वहां उठाया जा सकता है। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting of corporate will. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट खत्म करना और कंपनी की लायबिलिटी के लिए, कंपनी की काम के लिए, कंपनी के एक्शंस के लिए शेयर होल्डर को जिम्मेदार ठहराने, दोनों को एक मानकर डिसीजन देना कोर्ट में। इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज ए लीगल पर्सन। कंपनी के पीछे देखना, भैया पीछे कौन है, कंपनी के पीछे देखो, कंपनी को बोलो तू हट, पर्दा उठा, अब पीछे, अच्छा ये मेंबर मजे ले रहे थे इधर, अब दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। दैट इज डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट विल एंटिटी। जो कॉर्पोरेट एंटिटी वाला कंसेप्ट उसको डिसरिगार्ड करना, उसको अलग करना, एंड पेइंग रिगार्ड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फैसेट। जो आपको लीगली सामने दिख रहा है उसके पीछे रियलिटी क्या, उसकी तरफ जाना। वेयर द कोर्ट इग्नोर्स द कंपनी एंड कंसर्न्स देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स। यानी कंपनी को इग्नोर करे और जो मेंबर और मैनेजर है डायरेक्टली उन्हीं के खिलाफ एक्शन ले, द कॉर्पोरेट विल मे बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। ऐसा मान लिया जाएगा कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो चुकी है। Only in appropriate circumstances the court are willing to lift the corporate will, and that too when question of control are involved rather than merely question of ownership. जब ये नहीं देखना कि भैया ऑनर कौन है, ये देखना है कि एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है, जब ऐसी बात देखनी होती है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाता है। अब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस की बात करेंगे जहां एक्चुअली कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाता है। सबसे पहला, डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी, find out whether a company is co-enemy or friend। चलिए मान लो एक कंपनी है हमारे देश में, इंडिया में, विद द नेम XYZ लिमिटेड। ठीक है, XYZ के 100 शेयर होल्डर्स पाकिस्तान के हैं। या हम ऐसा मान लें XYZ लिमिटेड जो है बेसिकली पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में बनाई गई है, मान लो उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स पाकिस्तान के हैं। ठीक है साहब, कंपनी कहाँ बनाई गई, इंडिया में, शेयर होल्डर कहाँ के, पाकिस्तान के। ठीक है साहब, अब ये जो XYZ लिमिटेड है ये इंडिया में बिजनेस कर रही है किसी ABC लिमिटेड के साथ, बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसमें वही जो भी ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है, पेमेंट देना, गुड्स लेना, वो सब चल रहा है। अचानक इंडिया पाकिस्तान में वॉर अनाउंस हो गया। जैसे ही वॉर अनाउंस हुआ, पाकिस्तान का हर बंदा हमारे लिए एलियन एनिमी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था, एलियन एनिमी हो गया, एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमी इज वॉइड। ABC लिमिटेड ने मान लो कुछ गुड्स खरीद रखे थे और पेमेंट करना था,
कुछ तो खरीद रखे थे, पेमेंट करना था। जैसे ही वॉर अनाउंस हुआ, एबीसी लिमिटेड ने पेमेंट करने से मना कर दिया। एक्सवाईजेड लिमिटेड ने कहा कि पेमेंट दो। उसने कहा भैया ये तो एग्रीमेंट ही अभी के लिए वॉइड हो गया, अभी तो हम नहीं देंगे। या मान लो कुछ गुड्स देने थे और गुड्स देने से एबीसी लिमिटेड ने मना कर दिया, बोले गुड्स नहीं देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा एक्सवाईजेड ने कहा। बोले आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, आप गुड्स नहीं दे रहे हो। एबीसी ने कहा नहीं भैया वॉर की स्थिति हम नहीं देंगे। तो एक्सवाईजेड ने कहा यार हम तो इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में हम रजिस्टर्ड हैं, यानी हमारा इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, इंडिया में। लॉ ने कहा, जब कोर्ट में केस गया तो लॉ ने कहा एक्सवाईजेड लिमिटेड भले इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, बट अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो तो पाकिस्तानी है। और अभी जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है तो हम ये देखेंगे कि जो अल्टीमेट कंट्रोलर है वो कौन है, पाकिस्तानी, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी वही है। तो उनको बेनिफिट जा रहा है एक्सवाईजेड लिमिटेड के थ्रू। एक्सवाईजेड लिमिटेड हमारे लिए एलियन एनिमी के इक्विवेलेंट होगा और उसके साथ किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए। ये केस एक्चुअली जो हमको दे रखा है वो यूके एंड जर्मनी का है, जब वहाँ पे कोई वॉर हो रहा था उस समय का केस है। ठीक है, केस लो देख लीजिए। डेलीमार कंपनी लिमिटेड एंड कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी एक कंपनी है और एक दूसरा टायर कंपनी है। ठीक है, वो टायर सप्लाई वगैरह करने का एग्रीमेंट था, पर वहाँ कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया नहीं चलेगा, नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्ड द कोर्ट में नॉट बी लाइकली टू क्रैक द कॉर्पोरेट शील्ड, यानी अगर पब्लिक इंटरेस्ट दाव पे नहीं होता तो कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट शेल को क्रैक नहीं करती, यानी उस पर्दे को नहीं उठाती। बट इट मे रन द व्हील फॉर असर्टनिंग वेदर ए कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। अब देखो वापस एक चीज क्लियर कर लो, कभी कोई कंपनी आपकी एनिमी या फ्रेंड नहीं हो सकती। कंपनी से क्या दुश्मनी क्या लड़ाई, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जो अल्टीमेट कंट्रोलर है, वो आपके दुश्मन है कि दोस्त है देखना पड़ेगा। अगर वो आपके एलियन एनिमी है तो कंपनी भी एलियन एनिमी की तरह ही मानी जाएगी। इट इज ट्रू दैट अनलाइक नेचुरल पर्सन ए कंपनी डज नॉट हैव माइंड एंड कॉन्शियस, तो कभी वो फ्रेंड या फॉय नहीं हो सकती है। इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज्ड एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एन एनिमी कंट्री। किसी भी एनिमी कंट्री द्वारा अगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है तो हम उस कंपनी को एनिमी मान सकते हैं, जो कि इस केस में हुआ था। फ्रांस और जर्मनी और यूके का केस था। उसके बाद टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, टैक्स और रेवेन्यू चोरी करने के लिए अलग अलग केसेस आपको दे रखे हैं, 1 2 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। मैं दिनशो मानिक जी वाला केस आपको बताता हूँ। दिनशो मानिक जी पैटेट जो थे ये फारसी फैमिली से थे और इन्होंने एक अच्छे मजे लिए। मिस्टर डी का बिजनेस था इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने 4 कंपनियां बनाई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, और अपने इन्वेस्टमेंट्स सारे एबीसी लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिए। क्लियर कर लेना, ए बी सी डी हैव नो बिजनेस। एबीसीडी लिमिटेड का अपने आप में मतलब चारों का इंडिविजुअली भी कोई बिजनेस नहीं था, ना ए लिमिटेड कोई बिजनेस करती थी, ना बी, ना सी, ना डी कोई बिजनेस नहीं करता था। मिस्टर डी ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट 4 कंपनियों में डाल दिया। अब इन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है टेक्निकली, क्योंकि मिस्टर डी ने शेयर्स ले लिए कंपनी से, इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो शेयर होल्डर भी कौन है, मिस्टर डी है। अब यहां से इनको मिलते थे डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये डिविडेंड इंटरेस्ट एबीसी लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट, इन कंपनियों का प्रॉफिट, ये सारा का सारा पैसा एज ए लोन मिस्टर डी को दे दिया करते थे। यानी ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट्स किए और उसके बाद जो इंटरेस्ट वगैरह जो मिला वो एज ए लोन मिस्टर डी को दे दिया। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट लॉजिक आया वो ये कि भाई मिस्टर डी अपनी इनकम पर टैक्स देगा कि नहीं देगा। इसने कहा टैक्स क्यों दूं, मैं तो लोन मिल रहा है, मुझे इनकम थोड़ी मिल रही है, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, लोन। आई एम नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट और डिविडेंड और इंटरेस्ट, में तो लोन ले रहा हूँ, लोन को इनकम थोड़ी होती।
कोर्ट ने कहा कि यार ये 4 कंपनियां आपने सिर्फ अपनी टैक्स चोरी करने की नीयत से बनाई है, इनको हम कंपनी नहीं मानते साहब, इनको हम कंपनी नहीं मानते एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इन सर्टन मैटर्स करस्पॉन्डिंग टू द laws of taxes, duties and stamps, particularly where question of controlling interest is an issue. अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है ये देखा जाता है। ये 3 अलग अलग केस लॉज आपको अच्छे से दे रखे। टैक्स इवेड करने वाला दिनशो मानिक जी वाला दे रखा भाई, अलग अलग कंपनियां बना के डिविडेंड ट्रस्ट अपने पास ले लिया। शेम मतलब सिर्फ दिखावे के लिए है, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए है। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, ये केस लो है इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी थी जैसे मान लो ए लिमिटेड, एक कंपनी मान लो ए लिमिटेड, ठीक है। इसने बोल रखा है कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% हम बोनस देंगे हमारे एम्प्लॉयज को, ठीक है। इस ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी बी लिमिटेड में, जो कि एक शेयर कंपनी, जो कि बिजनेस करती है, अपना जो भी बिजनेस करती है वो करती है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले इनको क्या मिलता है, डिविडेंड। ऑब्वियसली डिविडेंड रिसीव होने से क्या होता है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट्स जितने ज़्यादा होंगे उसका फिक्स परसेंटेज उनको बोनस देना, तो बोनस भी उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। ए लिमिटेड ने क्या किया, एक कंपनी बना दी अपनी ही सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसको सब्सिडरी होल्डिंग आगे आएगा डिटेल में, वैसे होल्डिंग कंपनी यहाँ पे ए लिमिटेड हो गई। होल्डिंग कंपनी वो जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उसका ऑनरशिप, उसका अधिकार है उसके पास। और सब्सिडरी कंपनी वो जो किसी और कंपनी से मैनेज होती है, कंट्रोल होती है, कोई दूसरी कंपनी उसको पूरा का पूरा ऑन करती है। पूरा मतलब भाई इन मेजॉरिटी, हम डिस्कस करेंगे आगे आएगा प्रॉपर। एक सब्सिडरी कंपनी बना दी सी लिमिटेड, सी लिमिटेड, और अपने सारे इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए, बदले में सी लिमिटेड से शेयर्स ले लिए। अब ये डिविडेंड जो पहले मिलता था मिस्टर ए लिमिटेड को, अब डिविडेंड किसको मिलने लग गया, सी लिमिटेड को। जब डिविडेंड सी लिमिटेड को मिलने लगा तो ए लिमिटेड के प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली कम हो गए। पहले डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का ए लिमिटेड को मिलता था तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखते थे, तो ज़्यादा बोनस देना पड़ता था। उसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, कंपनी को सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर किए, बदले में शेयर्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर के बदले में शेयर्स ले लिए। अब जो डिविडेंड मिलता, जो इनकम आती बी लिमिटेड से, वो कहाँ आती, सी लिमिटेड में। यानी ए लिमिटेड के प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली कम दिखते हैं, और जब प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली कम दिखते हैं तो उनको डिविडेंड बोनस कम देना पड़ता। ये कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा सी लिमिटेड का कोई अलग से कंपनी नहीं है, ये तो ए लिमिटेड ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है पैसे कलेक्ट करने के लिए, और सिर्फ इस बात के लिए कि भैया बोनस में थोड़ा घपला किया जा सके, यानी इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये आपको पूरा यहाँ पे समझाया गया है। ये केस लो में पार्टीज हो गई। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो वर्कमैन एम्प्लॉयड थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे जिन्होंने केस किया था कि भाई हमारा बोनस कम हो रहा है, और एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी थी भावनगर की, वो यहाँ आपको पूरा केस यहाँ पे समझा रखा है एबीसी लिमिटेड करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ इसलिए दिए गए कि भैया इसकी लायबिलिटी टू पे बोनस को रिड्यूस किया जा सके, ऐसे केस में कोर्ट हटा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट, सब्सिडरी बनाना अपने एजेंट की तरह, इसे समझो। समझने की कोशिश करो। एक्स लिमिटेड है, इनके बहुत सारे बिजनेस हैं और इनके पास 2-3 मान लो ट्रक वगैरह भी हैं, और भी इनके बिजनेस वगैरह हैं जो हैं। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, जैसे सपोज कर लो इनके ट्रक को कोई लाइसेंस चाहिए इंटर स्टेट मूव करना, इंडिया की बात कर लेते हैं। ये सपोज अभी राजस्थान में है और इनको मूव करना है महाराष्ट्र की तरफ, उनको लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए इंटर स्टेट का। तो जो अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी है, उनमें यानी उस अथॉरिटी में एक्स लिमिटेड ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड मतलब सब इन्होंने कोई डिफॉल्ट किया, कोई गलती की, भाई इनको लाइसेंस नहीं देंगे हम, ये चोट्टे हैं, चोर है, जो भी, वॉट एवर द रीजन इज, ये ब्लैक लिस्टेड, एक्स लिमिटेड को नहीं मिलना है।
एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपनी एक कंपनी बनाई वाई लिमिटेड, जो कि वापस वही सब्सिडरी है, होली ऑन्ड सब्सिडरी। होली ऑन्ड सब्सिडरी मतलब 100% शेयर्स एक्स लिमिटेड के पास ही है, होली ऑन्ड सब्सिडरी मतलब 100%, और नॉर्मल सब्सिडरी में मेजोरिटी वाला कंसेप्ट चलेगा। तो 100% शेयर किसके पास है, एक्स लिमिटेड के पास है। और इसने अपने 2 ट्रक 3 ट्रक क्या किए, जो इनको महाराष्ट्र भेजने थे, वो इन्होंने वाई लिमिटेड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, बदले में शेयर्स ले लिए। अब अथॉरिटी के लिए एक्स लिमिटेड तो ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन अब लाइसेंस के लिए अप्लाई कौन कर रहा है, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कह रहा है भैया हमको लाइसेंस दे दो, हमको हमारे ट्रक राजस्थान से महाराष्ट्र भेजने। अथॉरिटी ने कहा कि साले तुम हमको पागल बनाते हो, मतलब वही जो तुम समझ रहे हो वो बनाते हो। एक्स लिमिटेड ने, जो कि ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, उसने वाई लिमिटेड के नाम का एजेंट आगे कर दिया, नहीं साहब हम इसको भी लाइसेंस नहीं देंगे, और कोर्ट ने अल्टीमेटली यही कहा कि लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी ब्रिटेन का, ये मैक्सिमम सारे लीजेंडरी केस ब्रिटेन के हैं और वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हैं। इन केस ऑफ मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, जो केस हुआ था, ट्रांसपोर्ट कमीशन ने उनको देने से मना कर दिया था लाइसेंस, उसी को लेकर। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट द लॉ, इसका भी एक बार प्रोविजन अपन देख लेते हैं क्या था। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ कोई मैनेजर थे मिस्टर चुन्नू, मैनेजर थे मिस्टर चुन्नू, XYZ लिमिटेड। इनका जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो ये था कि मिस्टर चुन्नू जॉब छोड़ के अगर बाहर जाते हैं तो भी मान लो स्पेसिफिक टेन्योर के लिए 3 इयर्स के लिए अपना बिजनेस करें, अपना जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन जो XYZ लिमिटेड के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो XYZ लिमिटेड का एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको सॉलिसिट तो ना करे, कम से कम उसमें तो ये छेड़खानी ना करे, अरे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तो इसका मालिक था, मैं ही संभालता था, ये तो सब बाकी गधे हैं, ऐसी हरकत तो ना करे। ये एग्रीमेंट में XYZ ने मिस्टर चुन्नू को अपने अपॉइंट कर रखा था, मिस्टर चुन्नू ने जॉब छोड़ दी। अब इसने सोचा कि यार मैं, कॉन्ट्रैक्ट तो था सॉलिसिट नहीं करने का, यार मैं क्या करूं कि यार सॉलिसिट कर भी लूं, क्योंकि यार जब तक मैं कस्टमर को वहां से, देखो ये हमारा मन का लालच होता है, हमको पता है यार हमने उस बिजनेस को सेट किया, अब अगर हमें हमारा बिजनेस चलाना है तो वहां से तोड़ के लाने पड़ेंगे मुर्गे, वहां से लोगों को हमें तोड़ के लाना पड़ेगा, ये जरूरी है, फैक्ट है साहब। तो मिस्टर चुन्नू ने क्या किया, इसने कंपनी बनाई, मान लेते हैं अपन ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड के 2 शेयर होल्डर, एक तो मिसेस चुन्नू यानी उसकी वाइफ, और एक उसका कोई बहुत ही फास्ट फ्रेंड था, उसको, दोनों को उसने क्या किया, कंपनी में शेयर होल्डर बना दिया, और उस कंपनी में मिस्टर चुन्नू ने जॉब ज्वाइन कर ली। ABC लिमिटेड ने अपना बोर्ड लगाया, ABC प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड लगाया कि XYZ लिमिटेड के सारी चीजें यही सही की जाती है, वहां के अच्छे एम्प्लॉयज हमारे पास, या वहां का जो बेस्ट एम्प्लॉय था मिस्टर चुन्नू वो हमारे पास। अब सॉलिसिट नहीं करने का एग्रीमेंट चुन्नू के साथ था, पर चुन्नू ने एक कंपनी बनाकर जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट था एक्चुअली, जो प्रोविजंस इन दोनों को लीगली बाउंड करते हैं, उनका मजाक उड़ाया। कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब यार, ये ऐसे तो आप मजाक उड़ाओगे तो नहीं चलेगा, यू कांट डू दिस थिंग। यानी where the device of incorporation, यानी कंपनी बनाने का जो हथियार है, is adopted for some illegal or improper purpose, या तो इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस, इम्प्रॉपर ही है ना, आपको जब क्लियरली एग्रीमेंट है कि आप सॉलिसिट नहीं कर सकते, फिर भी आप सॉलिसिट कर रहे हो, आप लॉ के मजे उठा रहे हो यार। टू डिफीट और सर्क्युम्लेट लॉ, किसी लॉ के मजे लेने के लिए, लॉ को डिफीट करने के लिए, कानून के खिलाफ जाने के लिए, या टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, आपके ऊपर जो लीगल ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए, कोई पेमेंट मांग रहा है उसको बोलोगे सर पेमेंट नहीं है, साहब पेमेंट नहीं देंगे। या कुल मिला के कोर्ट ने ये क्लियर किया, लॉ ने क्लियर किया कि कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वहां जहां स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि कंपनी को एक एजेंट की तरह, एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, उसके पीछे बैठे जो एक्चुअल कंट्रोलर्स हैं उनके द्वारा मिसयूज किया जा रहा है, हथियार की तरह यूज करके उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अलाउड है, बिल्कुल की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट में, ये तो वही
पांचों पॉइंट जो भी हमने देखे उसको बॉक्स बना के दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज है, धीरे धीरे करके सारे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।